कौन सी 5 गलतियां हैं जो हर नीट एस्पिरेंट करता है अपनी पीएमटी प्रिपरेशन में। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक नीट यूजी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और ये कौन सी टॉप 5 गलतियां हैं जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन में नहीं करनी है। मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ जैन है। मैं 2012 AIPMT रैंक 1 होल्डर हूँ एंड मैंने अपनी MBBS एम्स न्यू दिल्ली से करी है और अपनी MD रेडियोलॉजी सब्सिक्वेंटली PGI चंडीगढ़ से करी है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ PMT एस्पिरेंट इज़ द माइंडसेट। ठीक है, आपको ये लगता है कि सर 22 लाख स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स, और केवल 70,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट्स हैं। मेरा कैसे होगा सर, मेरा कैसे होगा? इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या आप इन 70,000 में से एक भी नहीं आ सकते क्या? आपको बस इतना ही करना है कि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उससे मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। ठीक है, यही माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है यार, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है कि सर कंपटीशन कम करो तब मैं रैंक निकालूंगा। यही रियलिटी है, इसी में निकालनी है, इसमें लोगों की निकली है रैंक। ठीक है, आपको बस ये करना है कि जो बाकी लोग गलती कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी। पहली गलती, रनिंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज। एक बायोलॉजी के लिए आप कोचिंग का ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक ऑनलाइन कोई रिसोर्स ले लिया है, आपने कोई ट्रूमैन्स की बुक भी ले ली है, कोई अलग क्वेश्चन बैंक भी ले लिया है, दिनेश भी ले लिया है, टेस्ट सीरीज भी कहीं और से कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक सोर्स, एक क्वेश्चन बैंक, एक टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक चीज़ से पूरा पढ़ोगे तो उसको रिवाइज भी कर पाओगे, उसको कंसोलिडेट भी कर पाओगे। अलग अलग चीज़ों के पीछे भागोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, रायता बन जाएगा दिमाग में, कुछ याद नहीं रहने वाला। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत लोग करते हैं, मैंने भी अपनी PMT प्रिपरेशन में की, मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई ये बात, बट रियलाइज़ हो गई कि NCERT नहीं पढ़ते लोग अपनी PMT प्रिपरेशन में। कोचिंग मटेरियल जो दे रखा है इतना ह्यूमंगस है, नोट्स इतने बड़े बड़े हैं, लोगों को लगता है यही पढ़ना है, इसी से सारा क्वेश्चन पेपर आएगा, बट नहीं यार। स्पेशली अगर आप बायोलॉजी की बात करो, इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बात करो, इनमें से तो पूरा पेपर NCERT से ही आता है यार। मतलब मेरे पेरेंट्स के टाइम पर भी बायोलॉजी NCERT से ही एग्ज़ाम आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। दादा आदम के ज़माने से नहीं चेंज हुई है PMT प्रिपरेशन। ठीक है, तो मेरे टाइम पर क्या हुआ, मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जब भी मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ, जो मैं कोचिंग के जो भी टेस्ट दे रहा हूँ, उनके सारे टेस्ट के क्वेश्चंस तो उनके नोट से आ रहे हैं, उनके मॉड्यूल से आ रहे हैं। अगर मैं NCERT पढ़ के जाता हूँ और टेस्ट देता हूँ, मेरी इतनी ख़राब रैंक आती है, इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। लोग तो बोल रहे हैं NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, बट दिस इज़ व्हाट कोचिंग डज, यू नो, कि वो आपको अपने एक सिस्टम में फंसा लेती है। अगर आप जो टेस्ट दे रहे हो, जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हो अपना, वो सारा उन्हीं के नोट्स में से आ रहा है, तो आपको ये लगेगा कि यार इसी से मेरी रैंक आएगी। एंड मेरे साथ क्या हुआ कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ ट्वेल्थ मैंने जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस करे, उनमें से मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार सब कुछ तो NCERT में दे रखा है, तो जो कोचिंग वाले टेस्ट ले रहे हैं वो बाहर से क्यों ले रहे हैं? एंड यू नो द कोचिंग पीपल ऑल्सो नो दिस। कोचिंग वालों को भी पता है कि पेपर बायोलॉजी का NCERT से ही आता है। एंड जो पता है वो क्या करते हैं, एंड में वो करते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th, जब नीट एग्ज़ाम पास आ रहा होता है ना, तब जो टेस्ट सीरीज करते हैं वो सब NCERT बेस्ड ही बनाते हैं। तब उनको भी पता है कि NCERT से ही क्वेश्चन आना है। एंड यू नो, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे मिड 12th में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में अराउंड 3,000-4,000 रैंक आ रही होती थी। एंड जस्ट बिफोर नीट, जस्ट बिफोर AIPMT, तब AIPMT होता था उस एग्ज़ाम का नाम, जब मैं NCERT पढ़ के गया, मेरी रैंक 2 आई यार ऑल इंडिया टेस्ट में। एंड इट वॉज जस्ट प्योरली NCERT बेस्ड। उनका भी जो कोचिंग का ऑल इंडिया टेस्ट था, दैट वॉज ऑल्सो NCERT बेस्ड। तब इवन कोचिंग नोस कि एंड में एग्ज़ाम NCERT से ही आना है। एटलीस्ट बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी काफ़ी क्वेश्चंस NCERT से आते हैं, स्पेशली अवर्जन रीजन। नाउ जो फिजिक्स की है, फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT है, उनमें कितना इंपॉर्टेंस है हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट मोटा मोटा जो आपके अवर्जन रीजन क्वेश्चंस आएंगे, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, सब NCERT बेस्ड होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत लोग करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को निगलेक्ट करते हैं, बायोलॉजी के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, सब लोग करते हैं, बायोलॉजी आसान भी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में,
पढ़ना। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ है, आई एग्री, बट यू नो रैंक और सिलेक्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही होता है, ठीक है। ये बहुत वेल नोन फैक्ट है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम स्पेंड किया है, आपने कंसेप्ट समझे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से, आपकी पक्का रैंक आएगी, आपकी पक्का सिलेक्शन होगा। नो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से मेरी पर्सनल केमिस्ट्री थी, पर्सनल फेवरेट केमिस्ट्री थी, बिकॉज केमिस्ट्री में थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा रट्टा भी है, कंसेप्ट थोड़े आसान है फिजिक्स से के कंपैरिजन में। सो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कुछ चूज़ करना है स्टार्ट करने के लिए, टफ लग रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, हेल्प मिलेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ MCQs। यार ये जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो नीट, इट इज़ एन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम। लोग क्या करते हैं, थ्योरी में ही घुसे रहते हैं, मॉड्यूल्स पे मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, ट्रूमेंस पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी। बट यार इवेंचुअली जो सिलेबस है ना, स्पेशली बायोलॉजी का जो थ्योरी बेस्ड सिलेबस है, वो है ही कम, ठीक है। अगर आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ भी लोगे तो उसका शायद क्वेश्चन भी ना है। येस, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड होता है एक्स्ट्रा पढ़ने से, आई एग्री। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, जो क्लास नोट्स में आपको पढ़ाया गया है उससे थोड़ा सा पढ़ लो, बट इवेंचुअली बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT ही पढ़नी है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हो, जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हो, उतना हेल्प मिलेगी। पांचवी मिस्टेक, नॉट हैविंग अ रिविजन प्लान। अब आपको लगता है कि रिवीजन में तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तब की तब देखी जाएगी, मैं अभी सारा अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कर लेता हूँ। 100% जब तक मेरा सिलेबस नहीं होगा तब तक मैं रिवीजन में स्टार्ट नहीं करूँगा। यार 100% किसी का नहीं होता है सिलेबस। 100% जिसका सिलेबस हो गया ना कब, और उसने वो 100% अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया, भाई वो तो महान आदमी है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो आप ये करो कि जो मेरा टाइम टेबल है, अगर मैंने 70% भी उस टाइम टेबल में अपना सिलेबस कर लिया तो मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। जो टॉपिक्स बच गए वो मेरे रिवीजन के टाइम पर हो जाएंगे पूरे। तो अभी 7 सितंबर है, ठीक है, और एग्ज़ाम है 30 अप्रैल को, ठीक है। 8 महीने हैं, अच्छे खासे 8 महीने हैं, ठीक है। अभी से स्टार्ट करो पढ़ना। अगर नहीं कराया पढ़ना, अगर पढ़ रहे हो अच्छे से, गुड, कीप डूइंग इट। एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है, पक्का क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की and nothing else. Thank you and have a nice day.